नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज बात करेंगे भारत के सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से एक माने जाने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको इस वीडियो में ये सब कुछ पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम थिंकिंग टू अचीविंग, यानी कि सोचने से लेकर के यूपीएससी को क्रैक करने तक की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है, जो कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के दौरान से लेकर के अंत तक, इस बीच में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर पाना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो की एक जर्नी में जो कि अभी शुरू होने जा रही है, उसमें बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो है जो-जो क्वेश्चन्स आपके मन में आते हैं कि जैसे कि यूपीएससी क्या है, आईएएस, आईपीएस क्या है, सैलरी कितनी रहती है, उनकी लाइफ़स्टाइल क्या रहती है, चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं, तो उन सब क्वेश्चन्स को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिए हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है मिलने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन की एज, अटेम्प्ट्स और आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन-सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रीम आपके यूपीएससी मैटर करेगी, कौन-सा स्किल होना चाहिए, क्या कोचिंग कंपल्सरी है, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, सेल्फ स्टडी बुक्स, ऑप्शन बी क्या होता है, और अगर क्या होगा अगर आप क्रैक नहीं कर पाए, स्टडी बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, क्या फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है, लाइफस्टाइल जो होती है यूपीएस की मतलब आईएएस या आईपीएस बनने के बाद चैलेंजेस क्या आते हैं, कैसे क्रैक करते हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज में मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब शुरू से एक को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूपीएससी है क्या? व्हाट इज यूपीएससी? तो देखिए यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब आप हम मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं और आपको नहीं पता है, और जो बिगिनर्स नहीं है थोड़ा जानते हैं पर फिर भी इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप परेशान मत होइए। आपको भी जो आपकी जानकारी जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आगे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब उनके आंसर जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आप यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म जैसे कि होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंडिया की एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो कि क्या करती है, सिलेक्ट करती है और अपॉइंटिंग करती है, किसको अपॉइंट करती है, कैंडिडेट्स को वेरियस सिविल सर्विसेज पोजीशन पर, ठीक है। और ये जो है 1926 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1926 में इसको जो है स्थापित किया गया था, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्था है। इसको जो है आप आर्टिकल 312 के तहत इसको जो है पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है मेजर एग्जाम जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो पहले उसको उनको समझ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एग्जाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिसको सबसे ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, वो होता है सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम जो इसके द्वारा कराया जाता है वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस का। तीसरा एग्जाम है नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए और नेवल अकेडमी एनए का। चौथा एग्जाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। पांचवा एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी का। छठा एग्जाम कंबाइंड मेडिकल सर्विस सीएमएसएफ का। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का ये होता है सीएपीएफ का सातवां एग्जाम। और फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस आईएएस या आईएएस का एग्जाम। तो इस तरह से ये 8 एग्जाम जो हैं, ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले मेजर एग्जाम्स हैं। तो ये तो हो गया यूपीएससी के बारे में। अब जो है जो आपका टॉपिक है, क्योंकि आप सब यहाँ पर जानने आए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में, जो कि मेन इसमें इस वीडियो में सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी सैलरी जो कि सबसे अट्रैक्टिव है, जो कि आप यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह देख करके आप जो है उनकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखिए आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में आप अच्छे से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूट्यूब में कभी टाइप करते हैं यूपीएससी के बारे में, तो जो शॉर्ट बन के आते हैं उसमें उनकी चमक धमक और सैलरी के बारे में ही आपको दिखाया जाता है। तो सबसे पहले जो है मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो शॉर्ट में दिखाया जा रहा है और जो असली बात है उससे आपको जो है जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें जो सैलरी रहती है आपकी वो आप देख सकते हैं। बेसिक पे आपका जो रहता है लेवल 10 का मिलता है, वो होता है आपका 56,100 रुपए। ये आपका बेसिक पे है, सैलरी आपको इतनी नहीं मिलेगी, पर ये आपका बेसिक पे है जो कि शुरुआत में आपको होता है। उसके बाद देखिए आईएएस का और आईपीएस का जो कि सबसे ज्यादा जानी मानी एग्जाम है, तो मैंने उसके लिए ही जो है यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर आपको लिख दिया है। तो देखिए एक अगर आप आईएएस ऑफिसर को ले लें, तो देखिए इसमें क्या है, आपको जो अप्रोक्सीमेटली आपका जो अलाउंस मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो मिलती है 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख के बीच में शुरुआत में। और जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचते हैं जो कि लेवल 12 की होती है, तो आपका बेसिक पे 78,800 रुपए हो जाता है। उसके बाद अगर आप चीफ सेक्रेटरी लेवल के पहुंचते हैं जो कि लेवल 17 होता है, तो आपकी जो सैलरी है वो 2,25,000 रुपए तक पहुंचती है। और अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि लेवल 18 की पोस्ट है वहां तक पहुंचते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। सेम यही आईपीएस का सैलरी स्ट्रक्चर भी होता है। आईपीएस में अगर आप सुप्रीम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के होते हैं, अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर होते हैं, तो आपका जो ग्रेस पे होता है विद अलाउंस, आपका जो होता है वो होता है 70,000 रुपए से लेकर के 90,000 के बीच में। मतलब आपका जो ग्रॉस पे होता है जिसमें आपको अलाउंसेस भी जुड़े हुए होते हैं, वो 70,000 से 90,000 के बीच में शुरुआत में रहता है। और जब आप
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी बन जाते हैं, तो आपका ये जो लेवल 12 का हो जाता है, जो कि जिसका बेसिक पे ही 78,800 रुपए होता है। फिर उसके बाद जब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी के लेवल तक पहुंचते हैं, जो कि लेवल 16 है, तो आपकी जो सैलरी है वो 2,25,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस में डीएनएस अलाउंस, डीएसए, डीए, उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, फिर ट्रैवल अलाउंसेस, टीए, अकोमोडेशन, व्हीकल्स, मेडिकल केयर और बिल पेमेंट, इन सारी की भी सुविधा जो है इसमें मिलती है, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी पोस्ट है। ग्रेड ए की पोस्ट मानी जाती है ये। ठीक है, ग्रेड ए की पोस्ट है। और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, तो उसके द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसमें आपको सैलरी और अलाउंसेस जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये तो हो गया सैलरी और अदर पर्क्स जो कि आपको मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि लाइफ़स्टाइल की। तो देखिए, लाइफ़स्टाइल में जो एक आईएएस की रहती है और एक जो आईपीएस की रहती है, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो आईएएस की जो रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पहले उनको समझ लीजिए। तो देखिए, एक आईएएस ऑफिसर जो है, वो क्या करता है? वो पॉलिसी मेकिंग यानी कि पॉलिसी बनाने में, बजट प्लानिंग करने में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने में, ठीक है? और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सब आप जब करने को मिलता है, जब आप एक हायर लेवल पे पहुँचते हैं। लेकिन प्राइमरीली उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनको ओवरसाइट किया जाता है। मतलब उनका जो मेन काम होता है वो एक प्रशासक के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर होता है। उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करता है। तो देखिए, एक आईएएस ऑफिसर के लिए द वर्क इज मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेस्क बेस्ड। मतलब आपका जो वर्क होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा यानी कि प्रशासक का होगा, और डेस्क बेस्ड यानी कि डेस्क पर बैठ करके काम करने वाला होगा। दे हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कैन ब्रिंग सिस्टमैटिक चेंजेस। और ये लोग जो हैं पॉलिसी बनाने और सिस्टमिक चेंज करने में भी जो है क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। और फिर रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, तो देखिए, ये जो जॉब है ये डिमांडिंग है। इसमें लंबे-लंबे घंटों तक आपको काम करना पड़ता है। द लाइफ़स्टाइल कैन बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। लेकिन एक आईएएस की जो लाइफ़स्टाइल होती है, वो आईपीएस की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है? स्पेशली आफ्टर फील्ड पोस्टिंग, जब फील्ड पोस्टिंग मिल जाती है तब। नॉर्मल ऑफिस आवर्स आर टिपिकली फ्रॉम 9 एएम टू 5 पीएम, थ्रू इमरजेंसी कैन एक्सटेंडेड द वर्क डे। देखिए, वैसे तो एक आईएएस ऑफिसर का जो टिपिकली ऑफिस के आवर होते हैं, वो सुबह 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक ही होते हैं। लेकिन इमरजेंसी आने पर इनको जो है वर्क डे उनका जो होता है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम आईपीएस की। तो देखिए, आईपीएस का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने की होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की होती है, और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की होती है। दे कमांड स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एंड लीड इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज। और अगर हाई लेवल पे आप पहुंचते हैं तो आपको पूरे स्टेट की भी कमांड मिलती है, सेंट्रल पुलिस फोर्स को आपको कमांड करना होता है, और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, उनको भी आपको लीड करने का इसमें मौका मिलता है। वर्क इन्वायरमेंट जो आपका रहता है, आईपीएस ऑफिसर की जो जॉब है वो डेस्क बेस्ड ना होकर के फील्ड बेस्ड होती है, और ये एक ऑपरेशनल जॉब है। ठीक है, इसको आपको डायरेक्टली डील करना पड़ता है पब्लिक के साथ। ठीक है, और दे मस्ट ऑफन हैंडल डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आपको जो डिफिकल्ट यानी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती हैं, उनको आपको हैंडल करना पड़ता है, जिसमें क्राइम होता है, वायलेंस होता है, ये सारी चीजें भी आपको इसमें हैंडल करनी पड़ती है। अब बात करें आईपीएस के वर्क लाइफ बैलेंस की, तो ये जॉब जो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब है। ठीक है, और फिजिकली चैलेंजिंग भी है, विद इरेगुलर। इसमें जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी के दौरान आपको कई-कई दिनों तक लगातार भी काम करते रहना पड़ जाता है। ठीक है, और जिससे आपका फैमिली टाइम जो है वो इंटरप्ट होता है। ठीक है, और आपको कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आपको जो है ड्यूटी पे तुरंत पहुंचना पड़ सकता है। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें, तो आईएएस और आईपीएस में, आईपीएस की जो जॉब है, उनके वर्किंग आवर जो है वो ज्यादा कठिन है, क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर है वो निश्चित नहीं है। आपको कभी भी रात में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो आपको जो है तुरंत निकलना पड़ता है। जबकि आईएएस में ऐसा नहीं है, उनकी जो जॉब होती है वो डेस्क बेस्ड होती है, लेकिन उनकी भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि चैलेंजिंग नहीं होती, चैलेंजिंग तो उनकी भी जॉब होती है। तो ये हो गया एक लाइफ़स्टाइल के बारे में, जो कि पहले आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि सब कुछ फैसिनेटिंग ही नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जो कि आपको सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती हैं जब आप आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं। आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा जो है अपनी जॉब पर ध्यान देना पड़ जाता है। तो अब देखिए, चैलेंजेस चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं जॉब में, तो वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, तो पहले अगर आप वो बनेंगे, जैसे आप आईएएस या आईपीएस बनेंगे, तो उसके बाद आपको क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे, तो उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि अगर पानी में आप किसी पानी में या नदी में अगर आप कूदने जा रहे हैं, तो उसकी गहराई के बारे में आपको पहले पता होना ज़रूरी है। तो उसकी गहराई को आपको नाप लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम पूरी बात कर रहे हैं कि थिंकिंग से लेकर के अचीविंग तक। अगर कोई बिगिनर है, अगर वो थिंक कर रहा है, तो थिंकिंग से लेकर के अचीविंग तक पूरी बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। तो देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरफेरेंस बहुत रहता है। करप्शन से आपको डील करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बजानी होती है। 24/7 आपकी जो जॉब रहती है। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस होता है इसमें, दोनों जॉबों में, क्योंकि आपका वर्क लाइफ कोई बैलेंस नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है, ड्यूरिंग फील्ड पोस्टिंग ऑफिस वर्क लॉन्ग हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल आवर्स होते हैं, इंक्लूडिंग वीकेंड्स और हॉलिडेज में भी आपको काम करना पड़ता है, हैवी वर्कलोड होता है। ठीक है, तो पर्सनल रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है।
और देखिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो उससे पूरे आपके जिले पर असर पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज़, रिसोर्सेज़ कम होते हैं लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन सबका फ़ायदा पहुँचा पाएँ और अपनी सर्विस डिलीवर कर पाएँ। तो ये सारे चैलेंजेज़ जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं आईएएस या आईपीएस की जॉब के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है इसको क्रैक करने के लिए आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों आपको क्वालीफाई करने होते हैं और सक्सेस डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पर। ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो आप कंसिस्टेंट जितना रहेंगे तो और उसके बाद स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर ही आप इसको जो है क्रैक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्टेजेस की कि इसमें कितनी स्टेज रहती हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्टेज की। तो देखिए द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज ए 3 स्टेज प्रोसेस। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं जो यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्री, मेन और फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। अब स्टेज 1 जो है जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं शॉर्ट में। इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। एक ही दिन में होते हैं, 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपरों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलता है और दोनों पेपर जो होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं। जिसमें पहला पेपर होता है आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडीज 1 जिसको बोलते हैं और दूसरा पेपर होता है आपका सीसैट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का। जिसमें से जो सेकंड पेपर यानी कि सीसैट का है वो तो खाली 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं टू क्वालीफाई करने के लिए। जबकि जो जनरल स्टडीज 1 का पेपर होता है उससे आपकी जो है प्रीलिम्स की मेरिट बनती है और अगर आप उसमें अच्छा नंबर लाते हैं, सीसैट में आप 33% लाएँगे तभी आप जो है आपकी जीएस 1 की कॉपी चेक होगी और जीएस 1 में आपकी जो है उससे मेरिट बनती है। तो जब आप जीएस 1 में अच्छा स्कोर करते हैं और उसको क्लियर कर लेते हैं, तब आप जो है वो मेंस में पहुँचते हैं जो कि इसकी सेकंड स्टेज है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेंस की एग्ज़ामिनेशन की। तो देखिए, अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, जिसके अंदर देखिए 9 पेपर 9 पेपर टोटल होते हैं, ठीक है? जिसमें से 7 जो हैं, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, 2 पेपर आपके क्वालिफाई होते हैं, जिनको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। जिसमें एक होती है कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज में से जो 22 भाषाएँ हैं उनमें से किसी एक में और एक कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है? इसको पास करने के लिए आपको केवल 25% मार्क्स जो है लाने होते हैं, जिससे कि आप कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज जो 22 भाषाएँ हैं उनमें से कोई एक भाषा का पेपर आप जो चुनेंगे, उसको देकर के उसको पास करना होगा और कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर जो है, उसको देकर के आपको उसको पास करना होगा, ठीक है? इसके अंदर टोटल जो है 7 पेपर्स होते हैं, जिनसे आपकी मेरिट बनती है। और प्रत्येक पेपर और उसके बाद ये तो 9 पेपर हो गए, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए क्वालीफाइंग। उसके बाद जो 7 पेपर बचे, जिन जो कि आपकी मेरिट लिस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब 250-250 नंबर के होते हैं, ठीक है? जिसमें आपका एक एसे का होता है, फिर जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं और उसके बाद 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, मतलब जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हो, उसके 2 पेपर होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसमें अब बात करते हैं स्टेज 3 जो कि आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू भी बोला जाता है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर देखिए ये पूरा होता है 275 मार्क्स का, ठीक है? इसमें आपकी पर्सनैलिटी और सूटेबिलिटी जो होती है पब्लिक सर्विस के लिए कि आप सूटेबल हैं कि नहीं, वो चेक की जाती है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, वो मेन एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट मिला करके टोटल जो नंबर हो जाते हैं, टोटल नंबर हो जाते हैं 2025 2025 यानी कि 2025 मार्क्स में से आपकी जो है टोटल वो मेरिट बनती है, जो कि मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। अब उसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का एक्सटेंसिव होता है, 3 स्टेज में क्योंकि पेपर होता है, मैंने बताया आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है? तो अब जो है मैं आपको डिटेल से सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो क्वालीफाइंग होता है। तो इसमें देखिए जीएस 1 जो होता है उसके अंदर आपका करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस, इन सबसे क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस 1 के पेपर में हो जाते हैं प्रीलिम्स के। फिर जो सीसैट होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड से जो होता है जीएस प्रीलिम्स का सेकंड पेपर जो कि क्वालीफाइंग खाली 33% आपको इसमें लाने होते हैं। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी और डाटा डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्री का सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं और अब मेंस के जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं पेपर बाय पेपर, क्योंकि मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 1 और 2 देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वालीफाइंग नेचर के जो पेपर होते हैं पेपर 1 और 2, तो उनका सिलेबस भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो टोटल 9 पेपर हैं। तो देखिए पेपर 1 और 2 ये क्वालीफाइंग पेपर होते हैं। एक इंडियन लैंग्वेज का होता है जो 22 भाषाएं हैं, उसमें से कोई एक भाषा में आपको पेपर देना होता है और खाली पास करना होता है। और ऐसे ही जो कि 8 शेड्यूल यानी कि 8वीं यानी सूची में जो दी गई है उसका पेपर होता है। फिर इंग्लिश जो पेपर भी होता है, ये इंग्लिश का पेपर होता है जिसको भी आपको जो है क्लियर करना होता है कि आपको इंग्लिश की इतनी नॉलेज हो कि आप इंग्लिश समझ पाएँ, पास कर पाएँ। तो इन दोनों पेपर को आपको खाली पास करना होता है। इससे ये इनके नंबर जो है वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। फिर अब जो बचे 7 पेपर उनके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं, तो उनका सिलेबस समझ लीजिए। तो पेपर 3 होता है ऐसे, ठीक है? तो ये जो है इसमें
दो ऐसे लिखने होते हैं आपको, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक या फिर फिलोसफिकल इशूज से रिलेटेड आपको दो ऐसे लिखने होते हैं। फिर पेपर 4 होता है आपका जनरल स्टडीज का, और इन सब पेपरों के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है। फिर जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक दिन में आपके 2-2 पेपर होते हैं। अब जनरल स्टडीज का फर्स्ट का पेपर जो होता है, उसके अंदर देखिए क्या टॉपिक है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ये आपके जीएस 1 के पेपर के टॉपिक हैं। फिर पेपर 5 जो कि जनरल स्टडीज सेकंड का पेपर होता है मेंस के अंदर, इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, फंक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से जो टॉपिक्स क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। फिर पेपर 4 जनरल स्टडीज का पेपर थर्ड जो होता है, पेपर 6 और जनरल स्टडीज का पेपर थर्ड जो होता है, इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पेपर 7 जो जनरल स्टडीज का पेपर 4 है, उसके अंदर देखिए एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस एंड केस स्टडीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हो गए आपके पेपर थर्ड और जनरल स्टडीज के 4 पेपर, ये हो गए 5 पेपर। और ऊपर तो मैंने आपको क्वालिफाइंग लैंग्वेज बता दी, तो टोटल हो गए 7, लेकिन वो तो खाली क्वालिफाइंग है तो 5 ही हो गए। अब इनके अलावा जो 2 पेपर बचे वो आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होता है उनसे 2 पेपर होते हैं। ठीक है, वो आप टोटल 48 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, उसमें से उसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और दोनों जो है 250-250 मार्क्स के होते हैं, 500 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाता है। तो वो तो आप जिसको ऑप्शन चुनेंगे उस हिसाब से उसका सिलेबस होता है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की। देखिए इसमें 275 मार्क्स का जो है ये होता है, ये आपकी पर्सनालिटी और आपकी सुटेबिलिटी पब्लिक सर्विस के लिए, उस पे बेस क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डैप जो भरा होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एंड ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और आपकी पर्सनालिटी जो है उसको चेक किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये यूपीएससी का सिलेबस है, आपके में होता है कि इसको कवर करने में टाइम कितना लग सकता है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। ये तो हो गए वो क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बताया कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, वो सब हो गए। अब सिलेबस को कवर करने में कितना टाइम मिलता है, ये आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होता है। देखिए ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 12 से 18 मंथ, बल्कि मैं तो कहूंगा 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल यानी 18 महीनों का समय जो है आपको लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2025 चल रहा है, अब अगर आपने सोचा है कि आपको 2026 का पेपर देना है, तो अब जैसे ये महीना जो चल रहा है वो चल रहा है अक्टूबर, तो अब आप 2026 के लिए अगर आप बिगनर हैं तो आप पेपर नहीं दे सकते, तो अब आपको 2027 के पेपर की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 27 में मई या जून में पेपर होता है, तो आपको 1.5 साल का समय मिल जाएगा। तो 1.5 साल का आप समय जो लेकर के अगर बिगनर्स हैं तो चलिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कई फेजेस होते हैं, फाउंडेशनल रीडिंग आपको करनी होती है, सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, डेडिकेटेड रिवीजन और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो इसलिए कम से कम 1.5 साल का समय तो आपको लगता ही है पूरे सिलेबस को कवर करने में। अब लेकिन एक बार आप जब सिलेबस कवर कर लेते हैं तो फिर आप लगातार हर साल पेपर दे सकते हैं। अब देखिए, अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता है हाउ मच टाइम आई हैव, मतलब हमारे पास कितना समय है, मतलब आप कितना समय देना चाहते हैं इस प्रिपरेशन को, ये इस पर निर्भर करता है। जैसे इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, देखिए मैंने लिखा है ऑन एंड हाउ मच टाइम यू वांट टू डिवोट टू इट, मतलब आप कितना समय इसको देना चाहते हैं, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब सिचुएशन डिपेंड करता है, मतलब जैसे कि आपने सोचा कि मान लीजिए 21 साल से आप मान लगा लीजिए 21 साल से ही आप पेपर दे सकते हैं, इसका मिनिमम एज की 21 साल होती है। तो अगर मान लीजिए कि आप अभी 19 या 20 साल के हैं, तो आपके पास 2 साल का समय है कि पहला अटेम्प्ट आप दे सकें। और अब आप मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि मैं 4 साल तक इसकी तैयारी करूँगा या 3 साल तक इसकी तैयारी करूँगा, तो आपने एक समय बना लिया कि मैं 25 साल तक पेपर दूँगा, नहीं होगा तो फिर मैं कुछ और देखूँगा। तो 4 साल आपके पास है, तो अब 4 साल में आप पहला अटेम्प्ट दे लीजिए, उसके बाद 2 अटेम्प्ट आप और दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में। जैसे एज पे, जैसे अगर आपकी एज 17 से 20 साल के बीच में है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि अब जो है क्योंकि ये पेपर टफ होता है, तो इसकी लोग तैयारी जो है 17 से 20 की एज में ही शुरू कर देते हैं। ठीक है? और इसी समय आपको ये भी डिसाइड करना होता है, क्योंकि आप 12th पास हो गए होते हैं, तो आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आप ग्रेजुएशन में कौन सी स्ट्रीम चुनें। ठीक है? तो देखिए, लेकिन आप अर्ली मतलब स्टार्टिंग अर्ली, यू कैन टेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट 21 एंड एम टू क्लियर द एग्जाम। लेकिन देखिए, अगर आप जल्दी इस पेपर को तैयारी शुरू कर देंगे 17 से 20 की एज में, तो आप 21 साल के होते ही पहला अटेम्प्ट अपना दे सकते हैं। और अगर आप अपना पहला अटेम्प्ट 21 साल की एज में देते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाता है कि, क्योंकि देखिए अगर आप 21 से 25 की एज तक सक्सेस पा लेते हैं इस अटेम्प्ट, मतलब इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो ये आपके लिए दरवाजे खोल देता है किस चीज के, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए। जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी की लेवल तक अगर आप पहुंच सकते हैं, अगर आप 25 साल तक आईएएस बन जाते हैं, और अगर आप आईपीएस बन जाते हैं 25 साल तक, तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जो स्टेट के लेवल पे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, या फिर डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि पूरे देश के लेवल पे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, वो भी आप बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके पास कम से कम 35 साल की नौकरी होनी चाहिए, 30 से 35 साल की। तो अगर आप 25 साल तक
आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं, और आईपीएस बनते हैं तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी और डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी डीआईबी बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके पास कम से कम 30 से 35 साल की नौकरी होनी चाहिए। तो अगर आप 25 साल के इवेंट बने तो आपके पास 35 साल की नौकरी बची है, तो आप इन हाईएस्ट पोस्ट पे, जो कि देश के लिए बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उन पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं तो 17 से 20 की एज में ही अपने ग्रेजुएशन के समय से ही इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अब आगे मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे तैयारी कैसे करनी है ग्रेजुएशन के साथ ही। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अटेम्प्ट्स की। तो देखिए, कितने अटेम्प्ट्स आप देना चाहते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी के लिए 9 होते हैं, एससी एसटी के लिए 12। लेकिन देखिए, अगर आप हर साल 21 साल की एज से हर साल भी पेपर देंगे तो भी आपको 6 साल लगेगा। यानी कि अगर आप 21 से स्टार्ट करेंगे और 6 साल लगातार पेपर देंगे, जो कि हम एक अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को देते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो इनसे ज्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आपको टोटल 27 साल की एज तक आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज वेदर यू कैन स्टे कमिटेड टू द सेम प्रिपरेशन ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन क्या आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, दूसरे में क्लियर नहीं कर पाए, तो जो प्रेशर होता है, ठीक है, और जो आपको फोकस करना होता है, क्या आप लगातार 3 4 5 सालों तक उसी उसी लगन से, पूरी ताकत से, क्या आप हर साल उसी तैयारी को कर सकते हैं? क्योंकि आपको बार बार वही पेपर, वही चीजें जो होती हैं, वही सब्जेक्ट वगैरह बार बार पढ़ने पड़ती हैं, और जो उसके साथ जब आपका नहीं निकल रहा होता तो आपके ऊपर जो प्रेशर होता है, क्या आप उसी फोकस और डिसीजन के साथ फिर भी तैयारी कर सकते हैं? ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अटेम्प्ट देना चाहते हैं। इन सब चीजों पर ही आपके अटेम्प्ट डिपेंड करेंगे कि आप 3 देंगे, 4 देंगे, क्योंकि अगर आपका नहीं निकलता है तो आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। अब बात कर लेते हैं, स्टडी बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है। तो हाँ, ये चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक बैठ के फोकस के साथ रोज स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है। और इसमें आपको मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब कई महीनों तक कंसिस्टेंसी के साथ 8 से 10 घंटे प्रत्येक दिन, ठीक है, आपको स्टडी करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और उसी समय जो लोगों ने, आपके जो दोस्त हैं जो कि इस स्ट्रीम को, मतलब जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी को नहीं चुना है और वो प्राइवेट जॉब में होते हैं, तो आप उनको देखते हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे जो है, ये आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन भी आता है जब आप इस तैयारी को कर रहे होते हैं, कि कहीं आपने कोई एक गलत निर्णय तो नहीं ले लिया यूपीएससी की तैयारी करने का। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपके तैयारी के समय आपके माइंड में आती हैं, कि आप तैयारी कर रहे हैं, उसी समय आपके दोस्त वगैरह जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके मन में सब आता है कि कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं लिया यूपीएससी की तैयारी करने का। ठीक है। देखिए, लेकिन यहीं पर आपको ये सोचना है कि यहीं पर आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो चेक होती है, क्योंकि प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट patience, discipline, and faith in your goal. The path may feel lonely, but remember, the effort you put in today will save a future much greater than the temporary comfort you see around you. Stay focused, handle the pressure, and trust your journey because the reward is worth every sacrifice. ठीक है। लेकिन आपको इस समय आपकी जो है रियल स्ट्रेंथ चेक होती है, क्योंकि देखिए, आप अभी भले ही लोनली महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो आप एफर्ट आज कर रहे होते हैं, यही आगे चल के जब आप एक बार सफल हो जाएंगे तो ये सारा एफर्ट जो है आपको वर्थलेस लगेगा। एक बर्थ वर्थ लगेगा, मतलब पूरा आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं, जब आप आईएएस से आईपीएस बन जाते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय इसको देना चाहते हैं। तो इसलिए स्टडी बैकग्राउंड मैटर करता है, कि आप रोज 8 से 10 घंटे तक लगातार कई महीनों तक स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक साल अगर एक भी अटेम्प्ट लेना है तो आपको 1.5 साल तक तो तैयारी करनी ही पड़ती है। अब फैमिली बैकग्राउंड क्यों मैटर करता है? फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि लंबे समय तक आप इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है। हेंस यू हैव टू प्रिपेयर कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, एंड इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो फिर आप जो है लंबे समय तक तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है इसमें, वो होती है फैमिली सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो जब आप प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेट होंगे, तो वो आपको मोटिवेट रखने में मदद करेगा फैमिली सपोर्ट। और साथ में, अगर आप मान लीजिए किसी अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, तो उससे भी अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो उससे भी आपको जो है बहुत मदद मिलती है। वहीं अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो एक बार फेल होने पे ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके तैयारी के दौरान आपके मन में कई बार आता है, जब आप एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, या कुछ आपके साथ गलत हो जाता है, या आप पेपर नहीं दे पाते, या आपको याद नहीं हो रही होती चीज़, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो आपके मन में ये जरूर आता है कि क्या होगा अगर मैं इसको पास नहीं कर पाया। ठीक है। तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन द क्वेश्चन विल लाइकली क्रॉस योर माइंड, व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के दौरान आते हैं। ठीक है। और इसी समय आपने एक टर्म सुनी होगी, ऑप्शन बी, कि ऑप्शन बी क्या होता है। तो देखिए, जब ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, तभी आपके मन में ऑप्शन बी के बारे में ख्याल आता है। तो ऑप्शन बी क्या है, तो आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन बी होता है कि आप जो है यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में आप कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम जो है, जिसका सिलेबस यूपीएससी के एग्जाम से मिलता जुलता हो, ऐसे कई स्टेट पीसीएस हैं जिनमें खाली आपको उस स्टेट की स्पेसिफिक जानकारी पढ़नी होती है, और बाकी सारी चीजें जो कि यूपीएससी के सिलेबस पूछी जाती हैं, सेम वही सिलेबस होता है। तो उसकी तैयारी भी आप साथ में कर सकते हैं। ये होता है ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए, ऑप्शन बी आपको क्यों लेके चलना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है, इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही कम है। लेस देन 0.1% जो है कैंडिडेट्स में सफल होते हैं। क्योंकि देखिए,
भरते 5-10 लाख लोग फॉर्म है, अपीयर प्रीलिम्स में 5 से 6 लाख लोग ही होते हैं, लेकिन जो जगह होती है, वैकेंसीज होती हैं, वो 1000 के आसपास ही होती हैं। तो जो सक्सेस रेट है वो 0.1% से भी कम होता है। और द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वेरीड सिग्निफिकेंटली एट ईच स्टेप ऑफ 3 पार्ट एग्जाम। लेकिन देखिए, प्री में सबसे ज्यादा जब कैंडिडेट छांट दिए जाते हैं, तो उसके बाद मेंस का सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर इंटरव्यू का सक्सेस रेट उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि मेंस में भी कई कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो जो फाइनल स्टेज होती है, जो कि इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपका सक्सेस रेट जो है वो प्री की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। लेकिन आपको ये भी सोच के चलना है कि भले ही आपका सक्सेस रेट प्री की तुलना में मेंस में और ज्यादा हो, और मेंस की तुलना में इंटरव्यू में भी और ज्यादा हो, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी आपको लेके चलना ही पड़ता है। तो ये हो गई ऑप्शन बी, कि आप किसी स्टेट पीसीस वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आफ्टर 12th, यानी कि ग्रेजुएशन, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली आफ्टर 12th ग्रेड। ठीक है, आप जो है 12वीं के बाद तुरंत प्रिपरेशन इसकी जो है शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि आप जो है इसकी प्रिपरेशन जो है अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में शुरू करें। मान लीजिए आप 18 साल के हैं, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप जो है फाइनल ईयर से जो है वो इसकी इनडेप्थ जो तैयारी है वो शुरू करें, मतलब गहराई से तैयारी जो है वो लास्ट ईयर में शुरू करें। पहले 2 साल जो हैं, द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी सिलेबस। आप यूपीएससी सिलेबस को समझने में, ठीक है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार करने में, ठीक है, जो इजी टॉपिक्स हैं, जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, उनको समझने में और उनको याद करने में अपने पहले 2 साल, जब आप ग्रेजुएशन के पहले 2 सालों में होते हैं, उस समय आप ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उससे आपको आसानी रहेगी। जब आप थर्ड ईयर में अच्छे से तैयारी शुरू करना पड़ेंगे, तो आपको ल आसानी रहेगी, क्योंकि आपने पहले से ही जो यूपीएससी की सिलेबस की समझ है और कुछ जो सरल टॉपिक्स हैं, उनको याद कर लिया होगा। अब बात करते हैं इन 2 क्वेश्चन की, जो कि आपके मन में बहुत आते हैं, कि आपको कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए 12th के बाद ग्रेजुएशन में, और क्या आपकी जो स्ट्रीम आप चूज़ करेंगे, वो यूपीएससी में हेल्प कर सकती है? तो देखिए, अगर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को 12th के बाद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्मार्ट प्लानिंग से जो है, उससे आपको एडवांटेज मिल सकता है। तो इसके देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी सिलेबस में देखिए, और ऐसे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्मल बीए वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आप ऐसे सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट का वेटेज यूपीएससी में भी रहता हो। जिससे कि अगर आप जब उन सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी के दौरान उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप जल्दी से उसका रिवीजन कर सकेंगे। इससे आपका देखिए समय बचेगा, ठीक है? और साथ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी आपकी उन सब्जेक्ट में बिल्ड हो जाएगी, और आप कनेक्ट द डॉट्स, डॉट्स को आसानी से जोड़ करके सिलेबस को अच्छे से जो है वो समझ पाएँगे। उसके बाद देखिए, अगर आप राइट पाथ जो है, सब्जेक्ट मतलब सही सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए यूपीएससी में आपको ऑप्शन लेना होता है, तो मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया, और आपने बीए में हिस्ट्री ले रखा है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आसानी हो जाती है, ठीक है? और पॉपुलर चॉइस, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप कॉलेज और यूपीएससी दोनों के दौरान पढ़ सकते हैं। इससे आपकी जर्नी जो है वो स्मार्ट और फास्ट हो जाती है। अर्ली स्टार्ट करने से आप वाइजली सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी ग्रेजुएशन को, जो ग्रेजुएशन के साल हैं, उनको अपने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट स्टेप बना सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप जो भी पेज पढ़ रहे होंगे अपने यूपीएससी के दौरान में, वो आपकी प्रोग्रेस, और जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे अपने ग्रेजुएशन के दौरान, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अपनी आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। तो इसलिए अगर आप इस तरह की स्ट्रीम चूज करते हैं 12th के बाद, तो आपको जो है इसमें आसानी रहेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, कि क्या स्किल भी मैटर करते हैं? तो हाँ, यूपीएससी में स्किल बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, क्योंकि इससे आप अंडरस्टैंडिंग, कनेक्ट द डॉट्स और एनालाइज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को। उसके बाद राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, और 1 दिन में 2-2 पेपर लिखने होते हैं। तो इस राइटिंग स्किल भी जो है आपकी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट तो मैटर करता ही है, क्योंकि बैलेंसिंग प्रिपरेशन से आप प्री, मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट तीनों की तैयारी को ध्यान से कर सकते हैं। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको टॉपिक्स को, कौन से टॉपिक को आपको प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन से सोर्स आपको फॉलो करने हैं, और स्ट्रेटजीज़ बनानी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। करंट अफेयर की अवेयरनेस भी बहुत मैटर करती है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट इवेंट के साथ, ठीक है? ब्रॉडर सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना होगा, और परसिस्टेंस, यानी कि दृढ़ता बनाए रखनी होगी, क्योंकि यूपीएससी एक मैराथन है, ये एक स्प्रिंट नहीं है जो आप 2 मिनट में पार कर जाएँ। स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट इज एसेंशियल। तो मोटिवेटेड रहना, ठीक है? निराश ना होना, और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की। ये स्किल भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप जो है क्विकली किसी चीज़ को ग्रैस्प करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो कि लार्ज वॉल्यूम में है, ठीक है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आपका पढ़ने की स्पीड और समझने की जो स्पीड है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये स्किल भी आपकी मैटर करती हैं। तो इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट्स में हम कह सकते हैं कि यूपीएससी इज़ लेस अबाउट रॉ इंटेलिजेंस एंड मोर अबाउट हाउ स्किलफुली यू कैन लर्न एंड रिवाइज एंड एक्सप्रेस नॉलेज अंडर टाइम प्रेशर। ठीक है? तो यूपीएससी जो है खाली चीज़ों को याद करने पे नहीं है, ये आपके स्किल पे और नॉलेज को एक्सप्रेस करने पे और टाइम प्रेशर को मैनेज करने पर जो है निर्भर करती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं
क्या कोचिंग कंपलसरी है? तो देखिए, मेरा कहना है कि अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको कोई एक कोचिंग क्लास ले लेनी चाहिए, एक बार खाली। ठीक है? बट देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर, मतलब आपको ये नहीं है कि आप दिल्ली जाएँ या प्रयागराज जाएँ या लखनऊ जाएँ कोचिंग करने के लिए। आप ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए घर से, ठीक है? इससे आप फ़ोकस रहेंगे और आप प्रीलिम्स को जो है वो ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू जो है घर पे ही तैयारी करके आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग जो है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ सब चीज़ें मिल जाती हैं। और कई केसेज़ में तो ऑनलाइन कोचिंग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, अगर आपके पास मान लीजिए उस समय समय नहीं है जिस समय क्लास लाइव है, तो आप बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं और जितनी बार चाहें और जितनी स्पीड से चाहें, अगर मान लीजिए आपको 2x पे देखना है, जल्दी देखना है, तो आप उस स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए और कई सारी ऐसी कोचिंग हो गई हैं जो कि अब 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में पूरा सिलेबस जो है कवर करा देती हैं अच्छे से। ठीक है? अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए कि कौन-सी कोचिंग अच्छी है, तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप कमेंट करिएगा। अब ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है इसमें, क्योंकि देखिए, आप जो है जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे अपनी क्लास कोचिंग करने के बाद, उससे ही आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है? और जब कोचिंग आपने कर ली होगी, कोचिंग आप साथ में यहाँ कर रहे होंगे, तो उससे आपकी जो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो तो अच्छे से बनती जाएगी। लेकिन जो सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, ठीक है? और मेमोराइज़ करना है और प्रैक्टिस करना है रिपीटेडली, ये तो आपका जो है वो सेल्फ स्टडी से ही होगा। तो देखिए, ऑनलाइन कोचिंग करने से आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बाकी रिवाइज़ करना, मेमोराइज़ करना और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोचिंग जो है वो मटेरियल्स उपलब्ध करा देती है। और लगातार उसमें क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहते हैं, तो उससे आपको क्या होता है? उससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी प्रोग्रेस सही दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बात बची, लास्ट आपके टॉपिक बचा बुक्स का। तो देखिए, अब वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अब बुक्स को अगर मैं ऐसी वीडियो में बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, इन पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस बुक्स का जो वीडियो का लिंक है, वो हम आपको अपने चैनल के जो वीडियो है ये, इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जाइएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उसमें आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उस वीडियो में विस्तार से बताई गई हैं। तो उसको आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो आप साथ में जो है कोई ऐसा कोर्स कर लीजिए, जैसे बीए वगैरह अगर आप करते हैं, तो आपके पास आगे कोई रास्ते नहीं थे प्राइवेट जॉब के। तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लें अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, जिससे कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सफल ना हो पाएँ, तो उससे कम से कम आप जो हैं किसी प्राइवेट जॉब को पा सकें। क्योंकि देखिए, इस एग्ज़ाम में 0.1% से भी कम चांस होता है सक्सेस होने का, ठीक है? और लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की यही स्थिति है। तो इसलिए जो है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, तो आप बीटेक या बीसीए वगैरह भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपके लगभग सभी क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, वो दे दिए हैं। अब इसके अलावा अगर आपके मन में यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता हो और अगर आपको उसका आंसर चाहिए, तो आप वीडियो के उसमें नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आप कमेंट कर देंगे तो उसका जवाब भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब देखिए, इस तरह का वीडियो बनाने में जिसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ, बहुत मेहनत लगती है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके भी सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।